हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशनल नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिफामेशन। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं 5 चीज़ें: मीनिंग ऑफ डिफामेशन, डेफिनेशन ऑफ डिफामेशन, इसेंशियल्स ऑफ डिफामेशन, काइंड्स ऑफ डिफामेशन एंड एक्सेप्शंस ऑफ डिफामेशन प्लस एग्जाम्पल्स। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। Every person has an absolute right to preserve his reputation. This acknowledged as an inherent of personal rights of every person. It is right inalienable against the whole world. तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समाज में एक अलग ही प्रतिष्ठा या रेपुटेशन होती है और उस प्रतिष्ठा या रेपुटेशन को बनाए रखने का उसका अपना ही एक अधिकार होता है। वो अधिकार, वो राइट जो उसे पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जाकर उस व्यक्ति को मिला होता है। मतलब कि उसकी रेपुटेशन पर, उसकी प्रतिष्ठा पर अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करने की सोचता है या उसकी रेपुटेशन को गिराना चाहता है तो वो व्यक्ति सूट फाइल कर सकता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट। तो दोस्तों इसे कहते हैं डिफामेशन। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। यहाँ पर अलग अलग जूरिस्ट ने डिफामेशन को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनफील्ड की कि विनफील्ड क्या कहते हैं। डिफामेशन इज़ द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू अलर अ पर्सन इन द estimation of right thinking members of society generally or which tends to make them shun or avoid that person। यानी कि दोस्तों डिफामेशन एक ऐसा पब्लिकेशन होता है या ये कहें एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को लो कर देता है सोसाइटी में, लोगों की नज़रों में। फिर वहाँ की सोसाइटी के मेंबर्स उस व्यक्ति को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी डेफिनेशन में विनफील्ड ने यही कहा है। अब हम बात करते हैं सामंड की। Defamation is the publication of a false and defamatory statement regarding another without any justification। अगर हम सामंड की बात करें तो डिफामेशन एक ऐसा पब्लिकेशन होता है जो गलत होता है या ये कहें एक डिफामेटरी स्टेटमेंट होता है जो बिना किसी जस्टिफिकेशन के किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए दिया जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को चोर कहा। अब बी नामक व्यक्ति की समाज में अच्छी रेपुटेशन है, अच्छा खासा उसका नाम है, लेकिन ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति की रेपुटेशन को समाज में गिराना चाहता है, इसलिए उसने बी नामक व्यक्ति को चोर कहा। अब यहाँ पर बी नामक व्यक्ति का डिफामेशन हो गया क्योंकि वो चोर नहीं है लेकिन उसको चोर बनाया गया है। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फॉल्स स्टेटमेंट करना या डिफामेटरी स्टेटमेंट करना बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी ट्रुथ के, तो वो डिफामेशन कहलाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ डिफामेशन की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफामेटरी। यानी कि दोस्तों जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो डिफामेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और वो डिफामेटरी स्टेटमेंट कब होगी? जब वो इन 3 पॉइंट्स को फुलफिल करेगी। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोजेस द प्लेंटिफ टू हेटेड कंटेम्प्ट। यानी कि दोस्तों ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो प्लेंटिफ या वादी को अपमान महसूस कराती है वो डिफामेशन होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा टेंड्स टू इंज्योर हिम इन हिज प्रोफेशन और ट्रेड। यानी कि दोस्तों उसको इंजरी हो जाती है जिससे उसके प्रोफेशन में, उसके ट्रेड में उसको हानि होनी शुरू हो जाती है। तो यही है डिफामेशन। अब है हमारा थर्ड पॉइंट कॉजेज हिम टू बी शाइन और अवॉइडेड बाय हिज नेबर्स और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऐसा होना शुरू हो जाता है कि उसके सोसाइटी के मेंबर्स, वहाँ के लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी स्टेटमेंट किसी ने दी है तो वो स्टेटमेंट डिफामेटरी स्टेटमेंट कहलाएगी। एंड सेकंड है हमारा द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। The statement alleged to be defamatory must refer to the plaintiff. It is, however, not necessary to show that the defendant intended to refer to the plaintiff। यानी कि दोस्तों जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो डिफामेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो प्लेंटिफ से रेफ़र करनी चाहिए। ऑल्दो वो डायरेक्ट हो या ना हो, पर प्लेंटिफ से रेफ़र करनी चाहिए। फिर चाहे डिफेंडेंट की इंटेंशन हो या ना हो डिफामेटरी स्टेटमेंट करने की। बट अगर वो डिफामेटरी स्टेटमेंट हुई है तो और प्लेंटिफ को रेफ़र कर रही है तो वो डिफामेशन का केस लगेगा। आइए इसको जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक पब्लिकेशन कंपनी ने एक स्टेटमेंट पब्लिश की
जिसमें उसने एक्स नामक व्यक्ति का नाम यूज़ किया, जो कि एक इमेजनरी नेम था। अब उसने उस इमेजनरी नेम का यूज़ करके एक वाक्य बनाया कि एक्स नामक व्यक्ति के साथ ये चीज़ हुई, उसके साथ ये चीज़ घटना हुई। अब क्या होता है दोस्तों, उसी नाम का एक व्यक्ति अब सामने आता है जिसकी समाज में रेपुटेशन डाउन हो गई थी उस खबर की वजह से, उस पब्लिकेशन की वजह से। तो उस व्यक्ति ने पब्लिकेशन हाउस के खिलाफ एक केस किया। उसने कहा कि उस स्टेटमेंट की वजह से उसकी समाज में रेपुटेशन ख़राब हुई है, इसके लिए उसको कंपनसेशन दिया जाए। अब जो पब्लिकेशन कंपनी थी उसने कहा कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था उसको डिफेम करने का, और ना ही हमने उसको रेफ़र किया था। तो दोस्तों, रेफ़र डायरेक्ट हो या ना हो, अगर उसकी स्टेटमेंट प्लेंटिफ को रेफ़र कर रही है जिसकी समाज में रेपुटेशन अच्छी थी और अब डाउन हो गई है, तो वो डिफामेशन की कैटेगरी में आएगा। तो इस केस में भी यही हुआ था। स्टेटमेंट थी वो प्लेंटिफ को रेफ़र कर रही थी, उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन हो गई थी, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही था इसी एग्जांपल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। पब्लिकेशन मीन्स मेकिंग नो द मैटर टू सम पर्सन अदर देन द प्लेंटिफ। Thus, no actions can be maintained unless there is a publication. No civil action therefore lies if defamatory words are communicated only to the person spoken of because it can't injure his reputation. यानी कि दोस्तों, जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होना चाहिए। अब पब्लिकेशन कैसा होना चाहिए? पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगज़ीन में पब्लिश होना चाहिए। पब्लिकेशन का मतलब ये है कि जो मैटर है, जो स्टेटमेंट है, वो किसी अदर पर्सन या अदर व्यक्ति की नॉलेज में आना चाहिए। जब तक कोई स्टेटमेंट या कोई डिफामेटरी स्टेटमेंट किसी व्यक्ति की नॉलेज में नहीं आएगा, तब तक वो डिफामेशन नहीं माना जाएगा। अदर व्यक्ति की नॉलेज में आना भी ज़रूरी है, तभी डिफामेशन कहलाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को अकेले में चोर कहा, तो क्या इस स्टेटमेंट से उसकी रेपुटेशन हार्म होगी? अगर वहीं हम बात करें, ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को सी के सामने चोर कहा, तो यहाँ पर उसका डिफामेशन होगा, जिसके लिए बी नामक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है और कंपनसेशन का क्लेम कर सकता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिफामेशन। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफामेशन, लाइबल एंड स्लैंडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइबल की। A libel is a publication of a false and defamatory statement in some permanent form tending to injure the reputation of another person without lawful justification or excuse. यानी कि दोस्तों, अगर हम बात करें लाइबल डिफामेशन की, तो लाइबल एक फॉल्स या डिफामेटरी स्टेटमेंट का एक पब्लिकेशन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करता है, डाउन करता है, बिना किसी जस्टिफिकेशन के और बिना किसी एक्सक्यूज़ के। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्लैंडर। अ स्लैंडर इज़ अ फॉल्स एंड डिफामेटरी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट इन सब transitory from tending to injure the reputation of another without lawful justification or excuse. It may be not that slander is not actionable without proof of special damage. It is not actionable per se. यानी कि दोस्तों, ये जो स्लेंडर है वो एक फॉल्स वर्बल और ओरल स्टेटमेंट होता है। लाइबल जो है वो पब्लिकेशन होता है और स्लेंडर वर्बल और ओरल स्टेटमेंट होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को डाउन करता है बिना किसी लॉफुल के, बिना किसी बिना किसी एक्सक्यूज़ के। स्लेंडर जब तक एक्शनेबल नहीं होगा तब तक मेंटेबल नहीं होगा, जब तक जिस व्यक्ति की रेपुटेशन डाउन हुई है वो उस चीज़ को स्पेशल प्रूफ दे दे, यानी कि बिना प्रूफ के स्लेंडर नहीं होगा। नो प्रूफ नो डिफामेशन। हम लाइबल और स्लेंडर के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लाइबल इज़ द डिफामेशन इन अ रिटन परमानेंट फॉर्म नॉर्मली एड्रेस टू द आई। सो बेसिकली जो लाइबल है वो रिटन फॉर्म में होता है, जो आई से कॉन्टैक्ट होता है। जब रिटन फॉर्म में होगा तभी तो वो आई से कॉन्टैक्ट होगा। एंड स्लेंडर का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्लेंडर इज़ द डिफामेशन इज़ एन ओरल और ट्रांसिस्ट फॉर्म एड्रेस टू द ईयर। एंड सेकेंड पॉइंट है, in India as well as in England libel is both a tort and crime। यानी कि दोस्तों, इंडिया में और इंग्लैंड में जो लाइबल है टॉर्ट और क्राइम दोनों कंसीडर्ड किया जाता है, लेकिन स्लेंडर में इन इंडिया स्लेंडर इज़ ऑल्सो बोथ अ टॉर्ट अ क्राइम, बट इन इंग्लैंड स्लेंडर इज़ अ सिविल रॉन्ग ओनली।
मतलब ये है जो स्लेंडर है वो इंडिया में दोनों तरह से कंसीडर किया जाता है, एज अ टॉर्ट भी और एज अ क्राइम भी। लेकिन इंग्लैंड में जो स्लेंडर है सिर्फ एक सिविल रॉन्ग में ही इस्तेमाल किया जाता है, ओनली सिविल रॉन्ग। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन केस ऑफ लाइबल देयर एग्जिट malice एंड ग्रेटर डेलिब्रेशन, विच मीन्स लाइबल के अंदर malice एंड डेलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, मतलब कि इंटेंशन होना ज़रूरी है। एंड स्लेंडर की बात करें, स्लेंडर में बी अटर्ड इन द हेड ऑफ द मोमेंट एंड अंडर द सडन प्रोवोकेशन। स्लेंडर में क्या होता है कि यहाँ पर मेलाइस और डेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हेटर मोमेंट पर भी कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, कई चीज़ें या फिर सडनली या प्रोवोकेशन की वजह से भी निकल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ लाइबल द एक्चुअल पब्लिशर मे बी एन इनोसेंट पर्सन एंड दस मे नॉट बी लाइबल। लाइबल के अंदर जो पब्लिकेशन होता है वो इनोसेंट भी हो सकता है, इसलिए कई बार वो लाइबल नहीं होता। पॉइंट है, इन केस ऑफ स्लेंडर द पब्लिशर एक्ट एंड वॉलेंट्री एंड मस्ट ऑलवेज बी लाइबल। यानी कि स्लेंडर में जो एक्ट है वो पब्लिशर की वॉलेंट्री किया जाता है, इसलिए वो हमेशा से लाइबल किया जाएगा, हमेशा से ही लाइबल होगा। यही था काइंड्स ऑफ डिफामेशन में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सेप्शंस ऑफ डिफामेशन। अच्छा, आप सभी एक क्वेश्चन तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या सभी स्टेटमेंट डिफामेशन की कैटेगरी में आती हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफामेशन के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ। इट इज़ कंप्लीट डिफेंस टू एन एक्शंस फॉर लाइबल और स्लेंडर that the words complaint of are true in substance, for the law will not permit man to recover damage in respect of an injury to a character which he does not or ought not to be possess। यानी कि दोस्तों, अगर हमने कोई स्टेटमेंट करी है, कोई डिफामेटरी स्टेटमेंट करी है और वो किसी ट्रुथ को जस्टिफाई कर रही है, कोई ट्रुथ है, तो फिर वो डिफामेशन नहीं होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को चोर कहा और वो सच में चोर है, तो ये डिफामेशन नहीं होगा, क्योंकि उसने वही कहा है जो सच है। नेक्स्ट है फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट्स। A fair and bona fide comment on matter of public interest does not attract any liability. However, it may be its term, but the comments must be done bona fide and must not be made a cloak for malice. Legitimate criticism is not a tort। यानी कि दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने कोई कमेंट किया है और वो फेयर है, बोनाफाइड है और जेन्युइन है, तो फिर डिफामेशन नहीं बनता। बट यहाँ पर मेलाइस का मतलब जो कमेंट किया जा रहा है वो मेलाइस इंटेंशन से नहीं किया जाना चाहिए, वो बोनाफाइड होना चाहिए। तो इसमें यही था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट है हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशंस। दोस्तों, यहाँ पर कुछ केसों में कई जगहों पर प्रिविलेज मिल जाता है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको डिफामेशन की कैटेगरी में नहीं माना जाता। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। प्रिविलेज दो कैटेगरियों में डिवाइड है, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड प्रिविलेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट एब्सोल्यूट प्रिविलेज का। फर्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। अगर कोई पार्लियामेंट की कोई प्रोसीडिंग है तो उसको भी डिफामेशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। सेकंड है जुडिशल प्रोसीडिंग। जुडिशल प्रोसीडिंग की जो स्टेटमेंट होती है वो भी डिफामेशन की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि उनको भी एक प्रिविलेज मिल जाता है। एंड थर्ड है मिलिट्री एंड नेवल प्रोसीडिंग्स। इन प्रोसीडिंग्स को भी हम डिफामेशन की कैटेगरी में नहीं ला सकते, क्योंकि इन्हें भी प्रिविलेज मिला हुआ है। एंड फोर्थ है स्टेट प्रोसीडिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाइड प्रिविलेज्ड। स्टेटमेंट मेड बी इन परफॉर्म ऑफ अ ड्यूटी। यानी कि दोस्तों, अगर किसी ड्यूटी के दौरान कोई स्टेटमेंट की गई है तो भी उसका डिफामेशन नहीं होगा, क्योंकि उसे भी एक प्रिविलेज मिला हुआ है। एंड सेकंड है स्टेटमेंट मेड बी इन प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यानी कि दोस्तों, कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो भी वो डिफामेशन नहीं माना जाएगा। एंड थर्ड है फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स। जहाँ पर कोई भी फेयर और एक्यूरेट रिपोर्ट दी गई है तो वहाँ भी डिफामेशन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी प्रिविलेज मिला हुआ है। तो यही था हमारा डिफामेशन के अंदर। दोस्तों, यही था डिफामेशन के अंदर। आज हमने पढ़ा कि डिफामेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड इसके एसेंशियल्स क्या हैं, और
एक्सेप्शंस भी पढ़े हमने, उसके काइंड्स भी पढ़े विद प्लस एग्जाम्पल्स। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।